नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोग का जो सफ़र है, हम लोग का जो काफ़िला है दोस्तों, वो पहुंच चुका है तुगलक वंश तक। तुगलक वंश में हम लोग बात किए हैं कल फ़िरोज़ शाह तुगलक की। मैंने आपको बताया कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं। साथ में इसने क्या किया था, 6 शहरों को बसाया था। उसी क्रम में हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि सिराज हिंद किसको कहते हैं और कांच का शहर, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। और इसी क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़े थे और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये पहला सुल्तान बना जिसने जजिया लगाया ब्राह्मण के भी ऊपर। फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बात का भी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों कि ये एक ऐसा शख्स था जिसने विधवा महिलाओं और विकलांगजनों के लिए रहने के लिए जगह मुहैया कराई। यानी एक ऐसी जगह इसने प्रोवाइड कराई, एक ऐसी जगह बनवाई जहां विधवा महिलाएं और साथ में विकलांग लोग आराम से रह सकें। और अगर आप इन सब चीज़ों को अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये खासकर जो 6 शहर थे, अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके कल वाले वीडियो को ज़रूर देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बहुत ज़्यादा ही सवाल पे आता है। उसी क्रम में आज हम लोग आगे की बात करेंगे, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने और क्या चीज़ें की, इसी क्रम में हम लोग को आगे ध्यान देना है दोस्तों। तुगलक वंश चल रहा है। तुगलक वंश आप सबको पता है दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है और उसी में ये सुल्तान बना था फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसका जो समय काल है दोस्तों मैंने आपको कल ही बता रखा है, चला 1351 से 1388 तक। इसकी मेन बातें हम लोगों ने कल भी की थी और आज जो बाकी रह गई थी उन पे हम लोग काम करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सुल्तान बना जिसने क्या किया, आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया। मतलब एक ऐसा सुल्तान बना जिसने सबसे पहली बार आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता से मतलब ये कि जिनको पैसे की कमी थी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको इसने क्या देना शुरुआत कर दिया, आर्थिक सहायता देना शुरुआत कर दिया। कुछ पैसे महीने के बांध रखा था और उनको दिए जाते थे, खाना पीना दिया जाता था जो गरीब लोग होते थे। ये सब व्यवस्थाएं अगर किसी सुल्तान ने शुरुआत की सबसे पहले तो वह कौन था, फ़िरोज़ शाह तुगलक। यानी ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इकोनॉमिक हेल्प। अब देखिए, इकोनॉमिक हेल्प इसने जो मतलब आर्थिक सहायता देना शुरुआत किया, इसी का नाम कहलाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात अगर पूछा जाए, आपके सामने कभी भी सवाल आए कि दीवान ए खैरात किसने शुरुआत की, तो आप बोलेंगे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरुआत की। और ये क्या थी, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश द्वारा दी गई एक आर्थिक सहायता थी जिसकी शुरुआत ही सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। दूसरी बात इस पे ध्यान देने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने हॉस्पिटल भी बनवाया। ये क्या किया, एक ऐसा सुल्तान बना जिसने हॉस्पिटल बनवाने की प्रथा को शुरुआत किया तुगलक वंश में, जो कि कहलाता है, उस हॉस्पिटल का इसने नाम रखवाया। इसने एक हॉस्पिटल की खोज की या हॉस्पिटल बनवाया जिसको हम लोग जानते हैं दर उल सिफा के नाम से। दर उल सिफा क्या नाम है दोस्तों, जो हॉस्पिटल फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा तुगलक वंश में स्टार्ट कराया गया उसी का नाम क्या है, दर उल सिफा। आपको कभी भी ये सवाल मिले कि दर उल सिफा क्या है, तो ये एक हॉस्पिटल है जो कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शुरुआत कराया था तुगलक वंश में। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। यानी इसने हॉस्पिटल की शुरुआत कराई जिसका नाम था दर उल सिफा। इसने आर्थिक सहायता देना अपने साम्राज्य में शुरुआत किया जिसका नाम ही पड़ा, जिस पॉलिसी का नाम पड़ा दीवान ए खैरात। और इसने क्या किया दोस्तों, जो भी इसके सोल्जर थे, यानी जो भी इसके सैनिक थे, उनसे ये कहा कि अगर आप सैनिक हैं तो आपका बेटा भी क्या बनेगा, सैनिक बनेगा। यानी ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, ये पहला सुल्तान था जिसने ये प्रथा शुरुआत की कि सोल्जर का बेटा यानी सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। यानी सोल्जर पोस्ट को क्या किया गया, हेरिडेट्रियल कर दिया गया, अनुवांशिक कर दिया गया।
इस चीज़ की भी शुरुआत करने वाला जो सुल्तान है वह फिरोज शाह तुगलक है। ध्यान से देखिए, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू मेक, यानी ये जो पोस्ट सोल्जर की थी ये क्या कर दी गई, अनुवांशिक कर दी गई फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और मैंने जब दोस्तों आपको बताया था कुतुब मीनार के बारे में, हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर रखी है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1369 में जब कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरेगी तो बिजली गिरने के कारण क्या होगा, कुतुब मीनार की पहली मंजिल डिस्ट्रॉय होगी। कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उसको भी कौन मरम्मत कराया, फिरोज शाह तुगलक। यानी अगर पूछा जाए कि आखिरी सुल्तान जिसने रिकंस्ट्रक्ट कराया यानी पुनः निर्माण कराया कुतुब मीनार का, तो फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन मैंने आपको याद कीजिए वहाँ एक बात बताई थी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद लोधी वंश जब चलेगा दिल्ली सल्तनत में, तो उसका जो सुल्तान हुआ करेगा सिकंदर लोधी, उसने क्या किया था, कुतुब मीनार की आखिरी बार मरम्मत कराई थी। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। इसने क्या किया, इसने रिकंस्ट्रक्ट कराया, पुनः निर्माण कराया आखिरी बार, और सिकंदर लोधी ने मरम्मत कराई आखिरी बार। मरम्मत कराने में और निर्माण कराने में अंतर होता है, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और कुतुब मीनार वाला जो वीडियो लेक्चर है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जब वीडियो का ये आखिरी चलता रहेगा, आखिरी तक आप वीडियो देखिए, और भी बहुत सारी अभी चीज़ें पता चलने वाली हैं आपको। आज तुगलक वंश का अंत होने वाला है, तुगलक वंश आज खत्म हो जाएगा हम लोग के बीच। अब देखिए, तो जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला रहेगा वहाँ भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ भी आपको वीडियो आप वहीं से डायरेक्ट प्ले करके चला सकते हैं। कुतुब मीनार का भी हम लोग आगे की बात पे बढ़ते हैं। 1369 में कुतुब मीनार की पुनः निर्माण कराएगा, रिकंस्ट्रक्ट कराएगा फिरोज शाह तुगलक। और हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट बातों को अब देख चुके हैं दोस्तों, जितने इससे सवाल बनते हम लोगों ने सब देख लिए। अब हम लोग उस घड़ी पे पहुंच रहे हैं जब इसका अंत होना है, 1388 में। 1388 में इसकी मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होगी 1388 में। जब इसकी मृत्यु होगी तो फिर इसका आगे भी तो साम्राज्य कोई चलाने वाला होना चाहिए। इसी के तहत जो आगे सुल्तान बनेंगे दोस्तों, जिनको इतिहासकार 5 अयोग्य सुल्तान मानते हैं तुगलक वंश का, यानी फिरोज शाह तुगलक के बाद 5 ऐसे सुल्तान बने जो कि इतिहासकार कहते हैं ये अयोग्य सुल्तान थे, अयोग्य शासक थे। इनका न तो इतिहास में कोई रोल रहा और न तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसी के तहत क्या होगा, 1388 में फिरोज शाह तुगलक मरेगा और 1388 से 1394 तक 5 अयोग्य सुल्तान आएंगे। 5 सुल्तान बनेंगे तुगलक वंश में, और पांचों के पांचों क्या रहेंगे, अयोग्य रहेंगे। ये योग्य नहीं रहेंगे, ना तो ये ऐतिहासिक कार्य कोई किए और ना इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है, और ना तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब होगा क्या, 1394 में एक सुल्तान बनेगा जो कि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद छठा सुल्तान रहेगा तुगलक वंश का। यानी 1394 में क्या होगा, 1394 में सुल्तान बनेगा दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद। 1394 में सुल्तान कौन बनेगा, नसीरुद्दीन महमूद बनेगा। और जो आखिरी सुल्तान भी माना जाता है तुगलक वंश का, यानी लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज नसीरुद्दीन महमूद। अब देखिए, मैंने बताया 1394 में बनेगा ये सुल्तान, और इसका जो समय काल चलेगा दोस्तों ये चलेगा 1414 तक। और आप सब इस बात से अवगत हैं, ये वही समय काल है जब तुगलक वंश का भी अंत हो जाएगा। तुगलक वंश के बाद नया वंश शुरुआत होगा, चौथा वंश शुरुआत होगा दिल्ली सल्तनत का। और जो सुल्तान है उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट शख्सियत क्यों है, क्योंकि ये लास्ट सुल्तान है तुगलक वंश का। सवाल आता है लास्ट सुल्तान तुगलक वंश का कौन है, तो आप बोलेंगे नसीरुद्दीन महमूद है। अब देखिए, इसी के समय काल में 1398 में समरकंद का एक शासक जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर ये कौन था, तैमूर एक क्रूर शासक और काफ़ी चालाक शासक माना गया है समरकंद का।
समरकंद एक शहर हुआ करता था टर्की में। टर्की में एक शहर हुआ करता था। अब ये जो समरकंद है ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1398 में तैमूर द्वारा आक्रमण किया जाएगा दिल्ली सल्तनत पे। उस समय का जो शासक रहेगा वह कौन रहेगा? नसरुद्दीन महमूद रहेगा। इसी वजह से नसरुद्दीन महमूद के ऊपर सवाल भी बनते हैं। अब देखिए, जब तैमूर आएगा, ठीक, तैमूर की मदद ही कौन करेगा? नसरुद्दीन महमूद का मंत्री, जिसको हम लोग वजीर कहते हैं, मदद करेगा, जिसका नाम था क्या? ध्यान से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी, खिरजा खान। जिसका नाम क्या है दोस्तों? खिरजा खान। तैमूर की मदद कौन करेगा? खिरजा खान करेगा। खिरजा खान कौन था? वजीर था नसरुद्दीन महमूद का। यानी क्या होगा? नसरुद्दीन महमूद पराजित होगा और तैमूर सफल होगा। तैमूर को हम लोग तैमूर लंग के भी नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसी वजह से तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, ठीक, यानी एक पैर से लंगड़ा होने के कारण वो इतिहासकार तैमूर लंग भी कहते हैं। और दोस्तों, जब तैमूर लंग जो था आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पे, तो ये सफल हुआ। सफल क्यों हुआ? क्योंकि खिरजा खान इसकी मदद कर रहा था। जैसे ही सफल होगा ये उत्तराधिकारी बना देगा। नॉर्थ इंडिया पे इसने पूरा अपना साम्राज्य फैला लिया था। यानी तैमूर लंग नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत पे पूरा अपना कब्जा करेगा। और जैसे ही कब्जा करेगा, कब्जा करने के बाद अपने बेटे, तैमूर के बेटे का नाम है शाहरुख खान। बॉलीवुड वाला शाहरुख खान नहीं है दोस्तों, ये शाहरुख खान। अच्छा, आपको याद होगा दोस्तों, जब सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे का नाम तैमूर रखा गया तो काफ़ी विवाद हुआ था इस मुद्दे पे। काफ़ी विवादित हो गया था ये मुद्दा, काफ़ी न्यूज़ में कई दिनों तक चला भी था। और फिर उसके बाद में शाहरुख खान का भी नाम सामने खुल के आया था। यही कारण था, क्योंकि तैमूर क्या था? एक क्रूर शासक हुआ करता समरकंद टर्की का, जो कि आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे और पूरे उत्तरी भारत को कब्जा कर लिया था। और फिर तैमूर का ही बेटा हुआ करता था शाहरुख खान, और उसी शाहरुख खान को अपना जो पूरा साम्राज्य फैलाया था भारत की ओर, यानी उत्तरी भारत को शाहरुख खान को क्या किया? दायित्व सौंप कर वापस जाने लगा टर्की की ओर। लेकिन शाहरुख खान का मन नहीं लगा भारत में। शाहरुख खान ने क्या कहा कि मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उत्तरी भारत नहीं संभालूंगा, मैं भी चलूँगा टर्की वापस, समरकंद हम दोनों चलेंगे। तैमूर और शाहरुख खान दोनों इस बात पे राजी हो गए, दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि नॉर्थ इंडिया जो जीता गया है तैमूर द्वारा, उसको संभालेगा कौन? उसका दायित्व कौन संभालेगा? तो शाहरुख खान ने क्या किया? खिरजा खान को इसका उत्तराधिकारी घोषित किया और ये कहा कि हम लोग का जो उत्तरी भारत है, जो हम लोगों ने जीता है, उसका केयर टेकर तुम हो, खिरजा खान। खिरजा खान इस बात पे ही तैयार हुआ और खिरजा खान दोस्तों एक नए वंश की ही शुरुआत कर देगा दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम क्या है? सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। और ये जो सैयद डायनेस्टी है, सवाल इसी से एक बन के सामने उभर के आता है कि सैयद डायनेस्टी एक पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो कि क्या कहलाती है? पहली शिया डायनेस्टी। यानी अभी तक जितनी भी डायनेस्टियाँ, जितने भी वंश दिल्ली सल्तनत में आप पढ़े हैं, जो 3 वंश पढ़े हैं, वह सब थीं सुन्नी वंश की। जितनी भी सल्तनत में सुल्तान बने वह बने सुन्नी वंश के, जो सुन्नी वंश के फॉलोअर हुआ करते थे। और मैंने आपको बता रखा इस्लाम धर्म के बारे में, जब हम लोगों ने बात की थी तो मैंने बताया था कि क्या होता है सुन्नी और क्या होता है शिया। तो जो भी इससे पहले शासक रहे सैयद वंश से पहले, वह सब के सब आपके सुन्नी वंश से बिलोंग करते थे। और सैयद डायनेस्टी जो एकमात्र एक पहली ऐसी वंश बनी जो कि चलाएगा कौन? शिया वंश का एक सुल्तान। यानी आपके सामने सब अगर कभी भी सवाल आए दोस्तों, ये सवाल देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है कि फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, यानी सैयद डायनेस्टी क्या है? आपकी शिया वंश द्वारा चलाई गई है। अब देखिए, हम लोग को अब बात करनी है दोस्तों सैयद वंश की। सैयद वंश को स्टार्टिंग करने वाला ही इंसान कहलाएगा खिरजा खान। और कैसे चीज़ें हुई, इन पे बात हम लोगों को करना है दोस्तों। और हम लोग जो कल दोस्तों बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करेंगे शिया वंश की, फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जो कि कहलाती है सैयद वंश।
सैयद वंश कौन शुरुआत करेगा, इस बात की आपको जानकारी हो चुकी है। क्या चलेगा, कब तक चलेगा, इसमें एक मेन शासक आएगा, एक मेन शख्सियत आपके सामने निकल के आने वाला है कल दोस्तों, बहलोल। क्यों मैंने इसका नाम लिया, इस बात को हम लोग कल देखेंगे, इस बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग के बीच तुगलक वंश यानी जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है उसकी भी समाप्ति हो चुकी है, उसके भी हम लोग अंत कर चुके हैं, उसको भी हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। और आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और इसी तरह साथ में जुड़ के पढ़ते रहें, ताकि आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें आपको इतिहास सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। वनडे एग्ज़ाम से तात्पर्य यहाँ दोस्तों है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जिनमें एक दिन का रिटन पेपर होता है, यानी एक बार आपको रिटन पेपर देना होता है। उन तमाम सब जितने भी पेपर हैं, नाम अगर गिनने पे आ जाए तो बहुत सारे हैं, उनके लिए सफिशिएंट आपको इतिहास सब्जेक्ट के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबकी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है अभी तक, और ऐसे ही हम लोग को आगे कंटिन्यू रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ के इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।